ये वीडियो बीएससी या बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। सेकेंड ईयर फिजिक्स में अपना पेपर सेकेंड चल रहा है, गणितीय भौतिकी, और उसकी यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, इस लेक्चर में अपन टॉपिक नंबर 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 जो है पिछले लेक्चर में हो गया था। टॉपिक नंबर 3 जो है अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 3 को लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसको, छठे टॉपिक होने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 4 है बेलनी निर्देशांकों में तरंग समीकरण एवं वृत्तीय झिल्ली में कंपन। टॉपिक नंबर 2 में अपन ने पढ़ा था बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। ठीक है, बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे बेलनी निर्देशांकों में तरंग समीकरण। ठीक है, तो और वृत्तीय झिल्ली में कंपन में इसका क्या अनुप्रयोग है, इस समीकरण का क्या अनुप्रयोग है, ये भी साथ के साथ अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे वहां पर अपन ने क्या पढ़ा था, बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण पढ़ा था और उसके एप्लीकेशन के लिए क्या पढ़ लिया था, बेलनाकार अनुनादी कोटर। सेम वैसे के वैसे यहाँ पर बेलनी निर्देशांकों में तरंग समीकरण पढ़ लेंगे और इसके एप्लीकेशन में क्या पढ़ लेंगे, वृत्तीय झिल्ली में कंपन। ठीक है, अब वृत्तीय झिल्ली में कंपनों का अध्ययन करने के लिए तरंग समीकरण को बेलनी निर्देशांकों में हल करेंगे। तरंग समीकरण जो मैंने आपको बताया कि तरंग समीकरण होता है डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर। शुरू के लेक्चर में बताई थी मैंने आपको, ये आपकी तरंग समीकरण होती है। ठीक है, तो ये इसको अपन बेलनी निर्देशांकों में हल करके और इस झिल्ली में कंपन को पढ़ेंगे। अपन ये मान लेते हैं कि माना एक त्रिज्या की वृत्ताकार झिल्ली XY तल में z=0 पर स्थित है, तो इसके कंपन को अपन पढ़ रहे हैं। जैसे झिल्ली की जो आकृति होगी वो बेलन की तरह होगी, लेकिन बेलन में और झिल्ली में क्या होगा कि बेलन की ऊंचाई जो है वो पर्याप्त होती है। ठीक है, लेकिन इस झिल्ली में जो ऊंचाई है, मोटाई है, बेलन की मोटाई पर्याप्त होती है, लेकिन झिल्ली की जो मोटाई है उसको अपन नेग्लिजिबल मानेंगे। हालांकि बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगी तो झिल्ली का अस्तित्व ही नहीं होगा, लेकिन झिल्ली की मोटाई को नेग्लिजिबल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मोटाई को नेग्लिजिबल मान लेंगे। बिल्कुल पतली झिल्ली है, वो वाइब्रेट कर रही है, उसके वाइब्रेशन को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और अपन ये मान लेते हैं कि झिल्ली XY तल में है। किस तल में है, XY तल। जैसे मान लीजिए कि आपके ग्राफ ये Y डायरेक्शन है और ये X डायरेक्शन है और Z वाला ऊपर डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस झिल्ली की मोटाई जो है वो लगभग नेग्लिजिबल है। ठीक, और ये वाइब्रेट कर रही है। ठीक, ये देखिए आप कि इसकी ये जो मोटाई है वो त्रिज्या a है और मोटाई बिल्कुल नेग्लिजिबल मान ली, z=0 पर स्थित मान ली, xy प्लेन में है ये। ठीक है, और ये क्या है, ये किसी समय कंपन करते समय किसी समय पर त्रिज्या है रो, किसी एक समय पर त्रिज्या रो है, मतलब कम त्रिज्या का मान ज्यादा और कम होता रहेगा, त्रिज्या परिवर्तित होती रहेगी। ठीक है, तो किसी समय पर त्रिज्या मान लीजिए कि कितनी है, इसकी रो है। ठीक है, तो इसलिए डॉट 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 लाइन से दिखाया गया है कि ये परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, ये क्या है, चेंजेबल स्थिति है। ठीक है, तो इसमें कंपनों का अध्ययन करने के लिए अपन सुविधा के लिए निम्न अभिधारणाओं का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये अभिधारणाएं 100% सही है या नहीं है ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसका इनको मानने से क्या हो जाएगा कि इसका फॉर्मूला और ये सब आवर्तियां आयाम निकालने के लिए कुछ सुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप मानते हैं कि झिल्ली आदर्श लचीली है, झिल्ली की एकांक लंबाई में तनाव T है, झिल्ली के पदार्थ का घनत्व एक समान है, पूरी झिल्ली के पदार्थ का घनत्व क्या है, एक समान है, और स्थिर अवस्था में झिल्ली समतल है, परंतु विक्षेपित होने पर तल के लंब दिशा में कंपन कर सकती है। ठीक है, तो ये बात अपन मान लेते हैं, जिससे फॉर्मूला ड्राइव करने में अपन को आसानी रहेगी। तो ये इसको लिखिए आप, बेलनी निर्देशांकों में तरंग समीकरण एवं वृत्तीय झिल्ली में कंपन। लिखिए आप इसको, पूरा को लिख लीजिए ऐसे कैसे, बिल्कुल ये जो है आपको इस चित्र के साइड में नहीं लिखना है, ये नीचे ही लिखने हैं। आप तो थोड़ा मन में विचार करिए कि एक झिल्ली है। ठीक है, उस झिल्ली वो झिल्ली की जो आकृति है वो बेलन की तरह ही है। ठीक है, लेकिन बेलन में मोटाई पर्याप्त होती है, झिल्ली की मोटाई जो है बहुत कम होती है, जिसको अपन नेग्लिजिबल मान रहे हैं, और उसके लिए जो निर्देशांक लोगे आप,
वो कौन से निर्देशांक ज्यादा बढ़िया रहेंगे, बेलनी निर्देशांक ज्यादा बढ़िया रहेंगे। इसीलिए तरंग समीकरण को अपन बेलनी निर्देशांकों में हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि झिल्ली एक तरीके से बेलन का ही रूप है, ठीक है, तो इसके लिए बेलनी निर्देशांक ज्यादा बेटर है, इसलिए बेलनी निर्देशांकों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बेलन में क्या होता है, एक त्रिज्या होती है, बेलनी निर्देशांक कौन कौन से होते हैं, रो, फाई और जेड। बेलनी निर्देशांक अपने तीन होते हैं, रो, फाई और जेड। तो रो जो होता है वो तो त्रिज्या होती है, फाई क्या होता है, फाई एंगल होता है, और जेड क्या होती है, मोटाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जेड तो बिल्कुल क्या है, एक तरीके से जीरो है, ठीक है, ये ध्यान रखिए इस चीज का। ये लिखकर ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आप पहले देखिए एक बार, देखना छोड़ना, पहले एक बार देखिए कि झिल्ली झिल्ली में उत्पन्न कंपनों की गति को, झिल्ली में उत्पन्न कंपनों की गति को, कंपनों की गति को निम्न तरंग समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। निम्न तरंग समीकरण, निम्न तरंग समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। तरंग समीकरण मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। तरंग समीकरण क्या होता है, डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है, डेल टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनको बता देते हैं कि यहाँ पर ये वेरिएबल्स क्या क्या है। यहाँ पर डेल स्क्वायर क्या है, लाप्लास संकारक है, लाप्लास संकारक है, ठीक है। और v क्या है, यहाँ पे v है कंपनों का वेग, ठीक है, कंपनों का वेग है। और वैसे v किसको माना गया था, v माना गया था √t/m को, √t/m को v माना गया था, √t/m को v माना गया था। तो यहाँ पर दो चीजों और सामने आ रही है, t और m। तो t क्या है, एकांक लंबाई में, झिल्ली की एकांक लंबाई में तनाव, ये मान रखा है हमने अभिधारणाओं में, झिल्ली की एकांक लंबाई में तनाव, ठीक है। और m क्या है, झिल्ली के एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, यानी कि झिल्ली का कुल द्रव्यमान अपॉन झिल्ली का क्षेत्रफल, झिल्ली के एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, झिल्ली के एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, झिल्ली के एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये अपन आगे प्रॉब्लम लिखेंगे वाला पोर्शन, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं इसके अंदर वो अपन ने बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इस समीकरण को अपन को कौन से निर्देशांकों में कन्वर्ट करना है, बेलनी निर्देशांकों में, क्योंकि झिल्ली की जो आकृति है वो बेलन की तरह है। बेलन में और झिल्ली में ये डिफरेंस है कि बेलन की जो मोटाई होती है वो पर्याप्त होती है, और झिल्ली की मोटाई को अपन नेग्लिजिबल मानेंगे, नगण्य मानेंगे, ठीक है। ऐसा मानेंगे कि कोई मोटाई है ही नहीं, हालांकि होती तो है, तभी एग्जिस्टेंस होता है झिल्ली का, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेलन और झिल्ली में ये डिफरेंस है कि जो मोटाई है उसको अपन नगण्य मानेंगे, ठीक है। बेलन में तीन निर्देशांक होते हैं, ठीक है, एक रो, फाई और जेड। रो जो है वो त्रिज्या होती है, फाई एंगल होता है, और जेड उसकी मोटाई या ऊंचाई, जो जेड इसकी क्या होती है, ऊंचाई का हो, मोटाई का हो, चाहे लंबाई के लिए वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इस डेल स्क्वायर यानी कि जो लाप्लास संकारक है
उसका मान बेलनी निर्देशांकों में देखते हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद है बेलनी निर्देशांकों में तो ज्यादा बेटर है, और डायरेक्ट याद होना भी चाहिए। बट यदि डायरेक्ट याद नहीं है आपको डेल स्क्वायर का मान, तो पहले जैसे अपन ने हर टॉपिक में करते आ रहे हैं लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में, वैसे ही इसमें भी अपन देख लेंगे। ये तो अपन जानते ही हैं, ये तो आपको याद हो भी गया होगा कि लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में डेल स्क्वायर लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में लाप्लास संकारक ब्रैकेट में लिख लेना डेल स्क्वायर का मान निम्न होता है। लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र होता है ये, ठीक है। क्या होता है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/h1 h2 h3। ये h1 h2 h3 है लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में स्केल गुणक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्केल गुणक। देखो ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर अपन को बंद करना पड़ेगा, और इसको अपन समीकरण नंबर भी देंगे, तो समीकरण नंबर यहाँ तक आपको देना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 होगा, ठीक है। इसमें 3 पद आएंगे, तो आप इस जगह को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे एक भाग ये हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये जो प्लस का सिंबल है इसके बराबर, इसके लेवल में होना चाहिए इससे, और एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डेल अपॉन डेल u1 लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ भी आपको डेल अपॉन डेल u1 लिखना है। ऐसे यहाँ पर आपको डेल अपॉन डेल u2 लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ भी आपको डेल अपॉन डेल u2 लिखना है। यहाँ आपको डेल अपॉन डेल u3 लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, और डेल अपॉन डेल u3 लिखना है। अब तीनों में एक लाइन अपन खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ आप क्या आएगा h1, यहाँ आएगा h2, यहाँ आएगा h3। जब नीचे h1 आ गया तो ऊपर h2 और h3 आएंगे, जब 2 आ गया है तो 3 और 1 आएंगे, और 3 आ गया है तो 1 और 2 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर u1 u2 u3 तो कहलाते हैं निर्देशांक, और निर्देशांक प्लस का हो चाहे निर्देशांक का हो, ठीक है। और h1 h2 h3 क्या है, स्केल गुणक, क्या है, स्केल गुणक, ठीक है, स्केल फैक्टर, ठीक है। अब अपन बेलनी निर्देश तंत्र के लिए, या फिर आपको बेलनी निर्देश तंत्र में आपके u1 u2 और u3 क्या होते हैं ये भी अपन देखेंगे, क्योंकि अपन को 6 चीजों की जरूरत है यहाँ पे, u1 u2 u3 और h1 h2 h3। तो h1 h2 और h3। तो बेलनी निर्देश तंत्र में u1 का मान होता है रो, u2 का मान होता है 5, और u3 का मान होता है z। h1 का मतलब होता है 1, h2 का मान होता है रो, और h3 का मान होता है 1 रो 1, ठीक है। ये बेलनी निर्देश तंत्र होता है। अब ये जो लाप्लास संकारक है वो लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में है। अगर यहाँ पर h1 h2 h3 और u1 u2 u3 की वैल्यू ये रख देंगे, तो ये लाप्लास संकारक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेलनी निर्देशांकों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिखोगे अतः बेलनी निर्देशांकों में लाप्लास संकारक निम्न होगा। बेलनी निर्देशांकों बेलनी निर्देशांकों में डेल स्क्वायर निम्न हो जाएगा, डेल स्क्वायर निम्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर मान रखेंगे, अपन मान रखने से पहले जो डेल स्क्वायर है वो आ जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू आ जाएगा, 1 को रहने देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है तो ब्रैकेट, और यहाँ पर इसका एंड होना है, ठीक है। थोड़ा सा कहीं जल्दी किसका करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए यहाँ तक लिख सकते हैं अपन, देखिए यहाँ तक अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एंड अपन को कहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। समीकरण नंबर ये कौन सा बनेगा, समीकरण नंबर नहीं बनेगा भी ये, क्योंकि इसको थोड़ा सा और आगे डिस्क्राइब करेंगे अभी, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप जगह को काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखिए यहाँ पे जैसे डेल अपॉन डेल डेल अपॉन डेल डेल अपॉन डेल, ये तो हो ही सकता है डेल अपॉन डेल, ठीक है। फिर ब्रैकेट उसके अंदर डेल अपॉन डेल प्लस डेल अपॉन डेल
और फिर ब्रैकेट और उसके अंदर डेल अपॉन डेल, फिर प्लस डेल अपॉन डेल, फिर ब्रैकेट और डेल अपॉन डेल, ठीक है। और ये आपका ये छोटा ब्रैकेट और ये होगा आपका ये बड़ा, ठीक है। अब अपन मान लेते हैं बेलनी निर्देशांक को, H1 H2 H3 1 रो 1, ठीक है। तो 1 इंटू रो इंटू 1 U1 यानी कि रो U1 क्या होता है रो, U2 यहाँ भी रो आ जाएगा, U2 यानी कि 5 यहाँ भी 5 आ जाएगा, U3 यानी कि Z, इट मींस यहाँ भी Z, ठीक है। और ये लाइन जो होती है ये लाइन बना लेते हैं अपन, H1 यानी कि 1, H2 यानी कि रो, H3 यानी कि 1, ऊपर क्या आएगा 1 आ गया तो 2 और 3 यानी कि रो इंटू 1, 2 आ गया तो 3 और 1 यानी कि 1 इंटू 1, और 1 आ गया तो 1 इंटू 2, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देन ये क्या हो जाएगा देखिए 1 अपॉन रो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप डेल अपॉन डेल रो, ठीक है। यहाँ देखिए ये रो इंटू 1 अपॉन रो अपॉन 1 रो बनेगा, लेकिन ये इस डिफरेंशिएशन से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि रो के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो डेल अपॉन डेल रो, प्लस यहाँ देखिए ये 1 अपॉन रो बनेगा, ये बाहर आ सकता है क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो 5 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल 5 स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस लगा दिया, यहाँ भी ये रो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इस रो को भी आप अंदर भेज दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर अपन को यहाँ पर इसमें साइन वाला लगाना है अभी, तो ठीक है। तो इसको भी अपन अंदर भेज देते हैं, देन ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो, रो डेल अपॉन डेल रो, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर आप होगा तो यहाँ रो और रो क्या हो जाएंगे रो स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपॉन डेल 5 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इसके साथ वो होके कट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको कहेंगे अपन समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये बेलनी निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए था, तो आप क्या यहाँ के बाद आप डायरेक्ट क्या लिखते कि बेलनी निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण निम्न होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो समीकरण का कंसिडर इसको हटा देते हैं, इसको 2 नंबर ही रख लेते हैं। अगर डायरेक्ट याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है, जहाँ तक समीकरण नंबर जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, समीकरण नंबर में कोई गड़बड़ नहीं होगी, इसको बिना समीकरण नंबर ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या आ जाएगा समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। यह बेलनी निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का मान है। यह आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए था। वैसे बेलनी निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का मान है, यह बेलनी ये तो याद करने में फायदा है, आपको कई जगह काम आएगा, तो वो फर्स्ट यूनिट में और इस यूनिट में भी कई जगह काम आएगा। बेलनी निर्देशांकों में डेल स्क्वायर या लाप्लास समीकरण का मान है, ठीक है। अब आप क्या करोगे समीकरण 2 से समीकरण 1 में डेल स्क्वायर का मान लिख दोगे, ठीक है। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, लेकिन समीकरण 1 को आप दोबारा से लिख लेते हैं कि डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल t स्क्वायर, यहाँ पे मान रखेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो, ठीक है, रो डेल अपॉन डेल रो प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल 5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब यहाँ साइन की वजह से एक ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ साइन, तो ये पूरा ये डेल स्क्वायर है तो पूरा डेल स्क्वायर हो गया, साइन साइन आ गया, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगा देंगे 1 अपॉन v स्क्वायर को ऐसे करके लिख देंगे RHS, ठीक है। ये आ गया, ये वैल्यू अपन ने रख दी, उतार लीजिए, उतार लीजिए।
देखो अब ये जो साइन है, ठीक है, ये साइन यहाँ पर ऑपरेट होगा, ये साइन यहाँ भी होगा और ये यहाँ भी होगा, ठीक है। जब इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो तीनों पर लगेगा साइन, ठीक है। तो साइन को अपन तीनों पर लगा देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आपके हो जाएगा 1/रो डेल रो, ठीक है, और रो डेल साइन अपॉन डेल रो प्लस 1/रो स्क्वायर और डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल साइन स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये देखिए ये समीकरण 2 पहले आ गए अपने, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब एक बार ध्यान से सुनिए, अगर आप उतार रहे हैं तो रुक जाइए, पहले इधर देखिए आप एक बार, ठीक है। इस समीकरण में LHS में 3 पद हैं, कितने पद हैं, 3 पद हैं, ठीक है। तो इसको अपन कह देते हैं कि ये पहला पद, ठीक है, ये इसको अपन कह देते हैं पहला पद या रो का पद, रो का तो खैर है लेकिन पहला पद, ये हो जाएगा दूसरा पद, ठीक है, और ये हो जाएगा तीसरा पद। 3 पद हैं, ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है। अब देखिए आप इसमें 2 चीजें हैं कि क्योंकि झिल्ली की मोटाई नगण्य होती है, झिल्ली की मोटाई नगण्य होती है, झिल्ली की मोटाई नगण्य होती है, ठीक है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, नगण्य मतलब z = 0, ठीक है, झिल्ली की मोटाई नगण्य यानी कि z = 0 होती है, ठीक है। अतः इस समीकरण में से z का पद हट जाएगा, क्योंकि z पे कोई वही नहीं है, z वेरिएबल है ही नहीं झिल्ली में, ठीक है। झिल्ली में 2 वेरिएबल काउंट हो रहे हैं यहाँ पे 2 और 5, ठीक है, z का वेरिएबल है ही, ठीक है। वेलन होता तो z का वेरिएबल आता, ठीक है, झिल्ली और वेलन में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब एक और चीज है कि यदि झिल्ली के जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो चारों तरफ बिल्कुल समान हो रहे हैं, सममित हो रहे हैं, यदि केंद्र मूल बिंदु जिसको कहते हैं, यदि मूल बिंदु पर ही झिल्ली का केंद्र है, तो यदि मूल बिंदु यानी कि झिल्ली के केंद्र, यदि मूल बिंदु यानी कि झिल्ली के केंद्र के सापेक्ष कंपन सममित हैं, सममित मतलब चारों तरफ बिल्कुल समान है, ठीक है, चारों तरफ मतलब जो भी है उसका बिल्कुल वो उस जॉइंट के चारों तरफ बिल्कुल क्या है, सब तरीके सारे के सारे एंगल्स पर कंपन बिल्कुल क्या है, समान है। जैसे झिल्ली इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है तो एक पॉइंट के इधर इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है, मान लो इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सभी कोणों पर जो एंगल्स हैं बिल्कुल सममित है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे कि क्या हो रहा है, जैसे इस पॉइंट से जो कंपन हो रहा है सभी एंगल्स पर क्या हो रहा है, बिल्कुल समान वो बना लिए ये रेडियस बना लिए, ठीक है, कंपन जो है। तो झिल्ली के कंपन सममित हैं तो कंपनों की फाई पर निर्भरता नहीं रहेगी, फाई पर निर्भरता, कंपनों की फाई पर निर्भरता नहीं रहेगी, क्योंकि फाई क्या है, फाई एंगल है, फाई क्या है, एंगल। तो सारे एंगल्स पर कंपन समान है, तो एंगल का चेंज होने से कंपनों में कोई डिफरेंस ही नहीं हो रहा है, तो फाई की कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यदि मूल बिंदु यानी कि झिल्ली के केंद्र के सापेक्ष कंपन सममित है
तो कंपनों यानी कंपनों की फाई पर निर्भरता नहीं रहेगी। अतः इस समीकरण में से फाई का पद भी हट जाएगा। फाई का पद भी क्या होगा, हट जाएगा, यानी कि तीसरा पद और दूसरा पद क्या होगा, हट जाएगा। तो फिर आपके पास क्या होगा, अतः समीकरण 3 से आपके पास क्या बच जाएगा बच्चों, 1/रो डेल अपॉन डेल रो डेल साइन अपॉन डेल रो, ये और ये हट गया। तो अब क्या बचा, इक्वल टू 1/v² डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसको कह देंगे अपन समीकरण नंबर 4। लिख लीजिए यहाँ तक, समीकरण नंबर हो गया अपना ये 4। यानी कि जो कंपन है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, केवल रो पर और टी पर डिपेंड कर रहे हैं, दो चरों पर ही डिपेंड कर रहे हैं, फाई और जेड हट गए हैं। ध्यान रखें इस चीज का। समीकरण नंबर का भी ध्यान रखें, समीकरण नंबर 4 हो गया है, ठीक है। तब देखिए आगे, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि साइन इज द फंक्शन ऑफ रो एंड टी। साइन किसका फंक्शन है, रो और टी का फलन है, इसलिए अपन साइन को केवल साइन में कहकर साइन रो टी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको दो फलनों के गुणनफल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, ठीक है। एक तो आर जो कि केवल रो का फलन है, एक कैपिटल टी जो कि केवल स्मॉल टी का फलन है। तो इसको अपन ने मान लेते हैं कि माना साइन रो टी इक्वल टू आर जो कि केवल रो का फलन है और टी जो कि केवल टी का फलन है। भाई अपन इस समीकरण का हल निकालेंगे, तो इस समीकरण का हल का मतलब साइन का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, साइन का मान निकालेंगे। और साइन में दो चीजें आएंगी, एक तो रो का वाला चर आएगा, एक टी वाला। तो इसको अपन ने दो भागों में ब्रेक कर दिया, ठीक है, जिसको अपन चरों की पृथक्करण विधि कहते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसी मेथड को अपन इस यूनिट में पहले भी काम में लेते आए हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से, और इसको शॉर्टकट में आप सुविधा के लिए आप ये भी कह सकते हो केवल आर इंटू टी, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब आप क्या करोगे, समीकरण 5 से समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 5 से समीकरण 4 में मान रखने पर, देखिए आप मान रखिए, ये हो जाएगा 1/रो डेल अपॉन डेल रो, ठीक है, और रो, ठीक है, और डेल अपॉन डेल रो, यहाँ पर आ गया साइन। तो साइन की जगह आप क्या लिख दोगे, आर इंटू टी, ठीक है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिख दोगे, और ये हो जाएगा 1/v² डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। साइन की जगह क्या लिख दोगे, आर इंटू टी, ठीक है। अब आप देखिए, आर केवल आर का रो का फलन है और टी केवल टी का फलन है। तो यहाँ पर टी कांस्टेंट रहेगा, तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ बाहर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर वापस से रो के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसलिए यहाँ भी कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हो जाएगा टी अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो डेल आर अपॉन डेल रो, ठीक है, इक्वल टू 1/v² डेल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर t पे डिपेंडेंसी है, ठीक है, यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो r बाहर आ जाएगा, यहाँ से दोनों बार ही r बाहर आएगा और वो इस तरीके से आ जाएगा, जो हो जाएगा डेल स्क्वायर कैपिटल T अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। अब इस समीकरण में r इंटू टी से भाग देने पर, इस
से भाग देने पर। देख लीजिए भाग आप क्या आएगा, r इंटू टी से भाग देंगे तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ r अपॉन टी, तो t से t तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन r रो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और डेल अपॉन डेल रो, रो डेल r अपॉन डेल रो, ठीक है, इक्वल टू r के पास यहाँ पे क्या रहेगा, 1 अपॉन टी इंटू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर? इसको अपन कह देंगे समीकरण नंबर 6, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 6। अब देखिए आप, समीकरण 6 का बायां पद केवल रो का फलन है और समीकरण 6 का दायां पद केवल टी का फलन है। अतः अपन रो में परिवर्तन करें तो दाएं पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और टी में परिवर्तन करेंगे तो बाएं पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि टी के लिए ये पद एज ए कांस्टेंट है और रो के लिए आरएचएस कांस्टेंट है। टी के लिए तो एलएचएस कांस्टेंट है और रो के लिए आरएचएस कांस्टेंट है, तो इन दोनों को अपने कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। तो आप बीच से लिख दोगे, समीकरण 6 में एलएचएस केवल रो का फलन है, केवल रो का फलन है, वह आरएचएस केवल टी का फलन है, टी का फलन है। अतः रो में परिवर्तन से आरएचएस में व टी में परिवर्तन से एलएचएस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि एलएचएस के लिए तो टी और आरएचएस के लिए रो में परिवर्तन करने से इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कि रो टी के लिए ये कांस्टेंट है और रो के लिए ये कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः इन दोनों पदों को एक नियतांक के बराबर ले सकते हैं। लिखेंगे, पहले आप लिख लीजिए। अतः ये दोनों पद किसी एक नियतांक के बराबर होने चाहिए, किसी एक नियतांक के बराबर होने चाहिए। अतः ये दोनों पद किसी एक नियतांक के बराबर होने चाहिए। माना यह नियतांक माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, माना यह नियतांक माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है। ओमेगा अपॉन वी के बनता है तो एक तरीके से के स्क्वायर है, पर यहाँ इसलिए ये वी स्क्वायर नीचे इसलिए लिया गया है कि देखिए आप यहाँ वी स्क्वायर मान लीजिए, ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सुविधा रहेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो दोनों नियतांक को, दोनों पदों को अपन किस नियतांक के बराबर ले सकते हैं। अतः समीकरण 6 के आरएचएस को माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर लिखने पर, देखिए आरएचएस क्या है, आरएचएस है अपना 1 अपॉन टी वी स्क्वायर
ठीक है, और डेल स्क्वायर कैपिटल टी अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको किसके बराबर लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन कह देंगे समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब जो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बचेगा डेल स्क्वायर वन अपॉन टी डेल स्क्वायर कैपिटल टी अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको अपन इधर की तरफ गुणा कर देंगे तो डेल स्क्वायर कैपिटल टी अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू कैपिटल टी, और ये इधर की तरफ ये टर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कैपिटल टी इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 8। तो ऐसी समीकरण अपन पहले कई बार देख चुके हैं, बताइए। तो ये टीचर के ऊपर समीकरण आ गई। ठीक है, अब इसके हल निकाल के अपन के का मान निकाल सकते हैं। यह है टीचर की अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, टीचर की अवकल समीकरण। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 6 में LHS को अपन इस नियतांक के बराबर लेंगे, ये लाइन लिखेंगे। अब समीकरण 6 के LHS को माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर लिखने पर, ठीक है, ये लिखेंगे अपन। ठीक है, आप क्या लिखोगे, अब समीकरण 6 के, अब समीकरण 6 के LHS को माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर लिखने पर, के बराबर लिखने पर, देखिए LHS क्या है इसका, ये है 1 अपॉन आर रो और रो डेल अपॉन डेल रो डेल आर अपॉन डेल रो, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 8 में 9, क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 9। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा था कि ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होता है के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये, ठीक है, डेल अपॉन डेल रो डेल आर अपॉन डेल रो इक्वल टू माइनस ऑफ के स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आ गया, क्योंकि ओमेगा अपॉन वी इज इक्वल टू क्या होता है, के होता है। अब देखिए आप यहाँ से 1 अपॉन इस आर को जो है उधर की तरफ गुणा कर देता हूँ मैं, ये बचेगा 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो डेल आर अपॉन डेल रो इक्वल टू माइनस के स्क्वायर आर। ठीक है, माइनस के स्क्वायर आर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपके पास देखिए ये दो फलन है और ये अवकलन हो रहा है रो के सापेक्ष, तो रो के लिए दो फलन है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला फलन इनटू दूसरे का अवकलन, पहला फलन इनटू दूसरे का अवकलन, पहला फलन इनटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इनटू पहले का अवकलन जो कि 1 आएगा। रो का रो के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है। अब इस रो को अंदर की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, रो से रो हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल रो स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रो डेल आर अपॉन डेल रो। ठीक है, और थोड़ा सा बचत करने के लिए इसको अभी इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा कैप के स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास रो की समीकरण आ गई है। ठीक है, इसको
लिख लीजिए। यह रूट चर की अवकल समीकरण, अवकल समीकरण है। रूट चर की समीकरण लिख लो इसको, वैसे तो अवकल समीकरण ही है पर इसको बेसल समीकरण कहते हैं। शून्य कोटि की बेसल समीकरण नहीं, रूट चर की समीकरण है। ठीक है, तथा इसे शून्य कोटि की बेसल अवकल समीकरण, पहले भी अपन ने बेसल समीकरण पढ़ी थी लेकिन वो n कोटि की पढ़ी थी, ये शून्य कोटि के बेसल अवकल समीकरण कहते हैं। इसे शून्य कोटि की बेसल अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब अपन दोनों को एक साथ लिखेंगे, दोनों को अपन एक साथ लिखेंगे। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण 8 व 10 से, समीकरण 8 व 10 से टी व दो चरों की समीकरण में निम्न प्राप्त हो रही है। समीकरण 8 व 10 से टी व दो चरों की समीकरण में निम्न प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, पहले आप टी की लिख लो, फिर दो की लिख लेंगे। पहले अपन इसको डब्बे में बंद करके दोबारा दोनों को एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि याद रखनी है इसको आपको। कोई गलती भी हो जाती है तो याद आ जाती है वो गलती आपको। पहली समीकरण आपके है ये, ठीक है, और दूसरी समीकरण है आपकी डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल रो स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रो डेल आर अपॉन डेल रो प्लस के स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण आपको प्राप्त होगी। ये समीकरण नंबर 8 है, ये समीकरण नंबर 10 है। अब देखो, इन समीकरणों का हल निम्न होगा। इन समीकरणों का हल, इन समीकरणों का हल निम्न होगा। क्या होगा, ये साधारण अवकल समीकरण है, इसका हल तो आप पहले से जानते हो। हल का मतलब किसका मान आएगा, टी का मान आएगा। टी इसका सहायक समीकरण बना के निकालना जानते हो आप। ठीक है, इसमें दो कांस्टेंट काम लगेंगे, मान लीजिए ए और बी का मान, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। पहले समीकरण नंबर 10 आ गए, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 11। और ये जो है बेसल अवकल समीकरण है, बेसल अवकल समीकरण के जो हल है वो किस तरीके से प्राप्त होते हैं, दो कांस्टेंट, एक तो बेसल फलन और न्यूमान फलन। तो ये हो जाएगा ई एन को 0 कोटि का होने की वजह से यहाँ पर जे 0 आएगा। क्या आएगा, जे 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और जे 0 यहाँ पे किसका फलन है, रो का है, पे रो का हो। ठीक है, दो कांस्टेंट सी और डी फॉर्म में ले लेंगे और एन 0 पे रो। ठीक है, इसको अपने समीकरण नंबर क्या कर देंगे, 12। ठीक है, यहाँ जे 0 के रो क्या है, शून्य कोटि का बेसल फलन, शून्य कोटि का बेसल फलन। ठीक है, और n0 के रो क्या है, शून्य कोटि का न्यूमान फलन, शून्य कोटि का न्यूमान फलन। इसको द्वितीय प्रकार का बेसल फलन भी कहते हैं, या शून्य कोटि का द्वितीय प्रकार का बेसल फलन, शून्य कोटि का द्वितीय प्रकार का बेसल फलन, द्वितीय प्रकार का बेसल फलन।
युग्मन फलन भी कहते हैं और द्वितीय प्रकार का बेसल फलन भी कहते हैं। इसको प्रथम प्रकार का बेसल फलन कहते हैं और द्वितीय कोटि का इसको प्रथम प्रकार का बेसल फलन भी कहते हैं। और इसको द्वितीय प्रकार का जो बेसल फलन होता है उसको प्रथम प्रकार का बेसल फलन, और इसको आप ये तो केवल आपकी नॉलेज के लिए इतना ही लिख सकते हैं, केवल ये इस ब्रैकेट में जो लाइन लिखी हुई इसको इसके आगे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, जैसे पिछले टॉपिक में भी अपन ने देखा था कि जब रो का मान 0 था तो ये जो ब्रैकेट में था वो 0 हो गया था रो डैश, ठीक है। और रो डैश 0 हो जाता है तो ये जो युग्मन फलन है वो कितना बन जाता है, अनंत बन जाता है। पिछले टॉपिक में अपन ने पूरा बताया भी था। सेम वैसे के वैसे यहाँ पे रो इक्वल टू 0 के लिए, रो इक्वल टू 0 के लिए, रो इक्वल टू 0 के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, n0 के रो क्या बन जाएगा, टेंस टू इंफिनिटी। और ये इंफिनिटी होगा तो इसमें जोड़कर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा इसमें अपन इंफिनिटी जोड़ेंगे तो इंफिनिटी, तो r की वैल्यू इंफिनिटी, देन sin की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। तो अब आता है r टेंस टू क्या होगा, इंफिनिटी होगा, जिससे sin टेंस टू क्या होगा, इंफिनिटी होगा। आता है r या sin को परिमित रखने के लिए आवश्यक है कि, या r या sin को परिमित रखने के लिए आवश्यक है कि, रखने के लिए आवश्यक है कि, r या sin को परिमित रखने के लिए आवश्यक है कि आप इस d नियतांक को क्या लोगे, d नियतांक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 हो, ऐसी d इक्वल टू 0 हो, ठीक है। आता है समीकरण 11 में 12 से, समीकरण 11 में 12 से t इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 8 sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास r इज इक्वल टू c j0 0, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। इनको अपन जो है 13a और 13b डाल देते हैं नाम, समीकरण नंबर 13a और 13b, ठीक है। तो ये t की वैल्यू आ गई, ये r की वैल्यू। साइन को अपन ने दो भागों में ब्रेक किया था, समीकरण नंबर 5 को देखिए आप। समीकरण 5 में आपने साइन को क्या लिख रखा है, साइन इक्वल टू r इंटू टी, तो यहाँ पे आपने r और t दोनों निकाल लिए हैं, r भी निकाल लिया है और t निकाल लिया है। तो r और t की वैल्यू रखकर आप क्या निकाल सकते हो, साइन निकाल सकते हो बच्चे, क्या निकाल सकते हो, साइन निकाल सकते हो। या आप एक काम और कर सकते हैं चाहे तो, कि इसको समीकरण नंबर रहने देना, इसको आप जब समीकरण नंबर रहने दोगे, ठीक है, इसको समीकरण नंबर आप रहने दोगे तो जैसे ये आपके पास 11 हो जाएगा, और ये आपके पास r जो आया, r कहाँ है, ये यहाँ पे d0 किया था ना अपन ने, तो d0 करने के बाद जैसे इसको अपन समीकरण नंबर भी रहने देते हैं, तो d0 करने के बाद आप क्या करोगे, अतः r रो इक्वल टू r का इक्वल टू हो जाएगा आपके पास c j0 k रो, ठीक है। तो ये 11, इसको आप कह दोगे 12, यहाँ पर ये हो जाएगा 12। तो ये यहाँ पर समीकरण नंबर देने से ज्यादा बेहतर क्या है, इसको देना, ये 12 नंबर हो जाएगा। तो 11 और 12 से समीकरण 11 में 12 से, 11 में 12 से t इक्वल टू ये और r इक्वल टू ये हो जाएगा, 13a और 13b, ठीक है। ये आ गया आपके पास 13a और 13b,
लिख लीजिए। तेरह ए और 13B प्राप्त हो गए तुमको। अब आप समीकरण 5 में 13A और 13B से मान लिखने पर, अब समीकरण 5 में 13A व 13B से मान रखने पर, समीकरण 5 में 13A और 13B से मान रखने पर, समीकरण 5 क्या है आपका, साइन रो टी इज इक्वल टू आर इंटू टी। इसमें मान रखेंगे अपन, तो साइन रो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू क्या है, सी जे जीरो के रो, ठीक है, और टी की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अगर वो इस कांस्टेंट को आप यहाँ और यहाँ गुणा कर दीजिए, तो ये कांस्टेंट अलग से नहीं दिखेगा, ठीक है, ये हो जाएगा जे जीरो के रो, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास सी ए साइन ओमेगा टी, सी ए साइन ओमेगा टी प्लस सी बी कॉस ओमेगा टी। अब देखो एक चीज देखिए आप, देखो C कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो इस कांस्टेंट को अपन ने जो है नाम दे दिया, मान लीजिए कि A1 कांस्टेंट है, क्या है A1, तो A1 sin ओमेगा t प्लस B1 cos ओमेगा t, ठीक है, ये आ गया। तो पहले समीकरण 13 और 13 भी आ गए, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 14। ये साइन की वैल्यू आ गई है आपको, ठीक है, ये क्या आ गई है, साइन की वैल्यू, ठीक है। यहाँ A1 इक्वल टू सी ए व B1 इक्वल टू सी बी दो नियतांक हैं, ठीक है। ये समीकरण में जो साइन रो टी है वो किस चीज को व्यक्त कर रहा है, ये किसी समय टी पर झिल्ली के कंपन के विस्थापन को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। यहाँ साइन रो टी किसी समय स्मॉल टी पर झिल्ली के कंपन के विस्थापन को व्यक्त करता है, झिल्ली के कंपन के विस्थापन को व्यक्त करता है। तो ये ध्यान जरूर रखें कि साइन क्या है, विस्थापन है, विस्थापन को व्यक्त करता है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन संभावित कंपन आवृत्तियां और कंपन आयाम ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब संभावित कंपन आवृत्तियां और कंपन आयाम ज्ञात करेंगे। अब संभावित कंपन आवृत्तियां और कंपन आयाम ज्ञात करेंगे, ठीक है। कंपन आवृत्तियां और तथा इन्हें ज्ञात करने के लिए इन्हें यानी कि कंपन आवृत्ति और कंपन आयामों को इन्हें ज्ञात करने के लिए निम्न परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करेंगे। निम्न परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करेंगे। कौन कौन से परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग करेंगे, ठीक है। देखो 3 परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करेंगे अपन। नंबर 1 क्या है कि नंबर 1 है साइन रो टी इज इक्वल टू 0 होगा जब
रो इक्वल टू ए होगा। साइन रो टी इज इक्वल टू 0 होगा जब रो इक्वल टू ए होगा। क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया है कि साइन रो टी किसको व्यक्त कर रहा है, कंपन के विस्थापन को व्यक्त कर रहा है। और डायग्राम अपन ने बनाया था पहले, ठीक है, स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाया था वो ये था कि कंपन की ये रो क्या है, किसी समय पर त्रिज्या थी कंपन, किसी समय किसी स्थिति पर, किसी समय टी पर, किसी स्थिति में क्या है ये त्रिज्या है, ठीक है। और जो इसकी जो बाउंड्री है, जो पूरी त्रिज्या है झिल्ली की, वो कितनी है, ए है। कितनी है, ए है, ठीक है। तो अगर अपन रो इक्वल टू ए रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर झिल्ली का किनारा आ जाएगा। चाहे रो इक्वल टू यहाँ देख ए करते ही ये भी ये चारों तरफ का किनारा आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या तो सबकी क्या है, एक समान ही है। तो जैसे ही आप रो इक्वल टू ए रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, झिल्ली का किनारा। और किनारे पे जो विस्थापन आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अपन ने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वापस अपन जो है इसी पॉइंट पर आ गए, ठीक है, तो अपना टोटल विस्थापन कितना हुआ, 0। तो किनारों पर जो विस्थापन आएगा, वाइब्रेट कर रहा है, तो किनारों पर जो विस्थापन आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो रो इक्वल टू ए क्या है, झिल्ली के किनारे, ठीक है, और किनारों पर विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। इसलिए साइन रो टी इज इक्वल टू 0 जब रो इक्वल टू ए। क्यों, क्योंकि झिल्ली के किनारों पर विस्थापन, झिल्ली के किनारों पर विस्थापन, किनारों पर विस्थापन, झिल्ली के किनारों पर विस्थापन, ठीक है, कितना होगा, 0 होगा। झिल्ली के किनारों पर विस्थापन 0 होगा, ठीक है। तो एक पहला परिसीमा प्रतिबंध आएगा, ठीक है। दूसरा परिसीमा, ये जो परिसीमा प्रतिबंध है वो आपको कंपन आवृत्ति ज्ञात करवाएगा। क्या ज्ञात करवाएगा, कंपन आवृत्ति ज्ञात करवाएगा, ठीक है। और दूसरा जो परिसीमा प्रतिबंध है कि साइन रो टी को आप केवल साइन 0 रो कह सकते हो। कब कह सकते हो, जब t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का मतलब स्टार्टिंग में जो साइन है, जब t इक्वल टू 0 होगा तो साइन t का फलन होगा ही नहीं। किसका फलन होगा, साइन केवल रो का फलन होगा। तो प्रारंभ में विस्थापन किसका फलन होगा, रो का फलन होगा, ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में विस्थापन, प्रारंभ में t इक्वल टू 0 कहलाता है प्रारंभ में विस्थापन केवल रो का ही फलन होगा, रो का ही फलन होगा, ठीक है। इसलिए साइन रो टी को केवल क्या कर दिया, यहाँ पे 0 इसीलिए लगाया गया है कि t इक्वल टू 0 कर दिया है, ठीक है। इसलिए साइन रो टी इक्वल टू साइन 0 रो, ठीक है। तीसरे नंबर पे जैसे अपन ने विस्थापन को किया है वैसे क्या, वैसे अपन वेग को कर देंगे कि वेग क्या होगा, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो साइन डेल साइन रो अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल साइन 0 रो अपॉन डेल टी, ठीक है, जब t इज इक्वल टू 0। वही, क्योंकि प्रारंभ में वेग भी क्या होंगे, वेग जो है वो भी किसका फलन होगा, केवल रो का ही फलन होगा, ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में वेग भी रो का फलन होगा, क्योंकि प्रारंभ में वेग भी केवल रो का ही फलन होगा, वेग भी रो का ही फलन होगा। तो डेल साइन और डेल की क्या है, वेग है, रो का ही फलन होगा। तो ये चीजें आप लिख लीजिए। पहले परिसीमा प्रतिबंध से कंपन आवृत्तियां जैसे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 डॉट 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 ज्ञात करेंगे और दूसरे व तीसरे परिसीमा प्रतिबंध से कंपन आयाम एपी व बीपी ज्ञात करेंगे, ठीक है।
एपीबीपी का मतलब ऐसे A1 A2 A3, ठीक है, ऐसे B1 B2 B3 ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसमें से भी दूसरे परिसीमा प्रतिबंध से दूसरे परिसीमा प्रतिबंध से, ठीक है, दूसरे परिसीमा प्रतिबंध से तो अपन बीपी का मान ज्ञात करते हैं, और तीसरा जो परिसीमा प्रतिबंध है उससे अपन किसका मान ज्ञात करते हैं, एपी का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। दूसरे परिसीमा प्रतिबंध से बीपी व तीसरे परिसीमा प्रतिबंध से एपी का मान ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब समीकरण एवं समीकरण 14 से, समीकरण 14 क्या है आपके पास, साइन रो टी क्या है, विस्थापन, ठीक है, साइन रो टी इक्वल टू J0 K रो A1 sin ओमेगा टी प्लस B1 cos ओमेगा टी है, ठीक है। यहाँ पर K इक्वल टू क्या आ जाएगा, K की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन V रो, ओमेगा रो अपॉन V, ठीक है, और A1 sin ओमेगा टी प्लस B1 cos ओमेगा टी, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा समीकरण नंबर 15। अब आप नंबर 1 हेडिंग दीजिए, समीकरण नंबर 15, इसको काम में लेंगे 15 नंबर समीकरण, ठीक है। समीकरण नंबर 15 को अपन काम में लेंगे। नंबर 1, संभावित कंपन आवृत्तियां, संभावित कंपन आवृत्तियां, संभावित कंपन आवृत्ति, देखिए कंपन आवृत्ति में के लिए समीकरण पहले परिसीमा प्रतिबंध है, पहले परिसीमा प्रतिबंध से, पहले परिसीमा प्रतिबंध क्या कह रहा है कि आपके साइन रो टी इक्वल टू 0 जब रो इक्वल टू ए, यानी कि किनारों का विस्थापन 0, किनारों पर विस्थापन रो इक्वल टू रखने का किनारा हो गया, और किनारों पर विस्थापन 0 होता है, ये वाले परिसीमा प्रतिबंध को काम मिलेंगे। तो साइन रो टी 15 समीकरण से क्या है, साइन रो टी की जगह क्या है, j ओमेगा रो अपॉन v a1 sin ओमेगा टी प्लस b1 cos ओमेगा टी जब रो इक्वल टू a इक्वल टू 0 जब रो इक्वल टू a, ठीक है। ये ध्यान जरूर रखना कि यहाँ पर अभी अपन ने रो की जगह a नहीं लिखा है, रो की जगह जब a लिख दोगे ना तभी a इक्वल टू 0 है, और नहीं अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ पे स्पष्ट लिखोगे कि जब रो इक्वल टू a है तभी ये 0 है, जब रो इक्वल टू a। तो साइन की वैल्यू 0 तब है जब रो की वैल्यू a है, तो यहाँ भी अपन यहाँ से भी अपन ने साइन की वैल्यू रखी है, ना कि रो की जगह a रखा है, इसलिए यहाँ पर अभी आपको ये मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। अब यदि आप एक चीज देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रो के लिए ये t का जो फलन है वो एज ए कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो ये तो हट जाएगा, और आपके पास यानी कि J0 ओमेगा रो अपॉन v इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपके पास जब अभी तक भी आपने मान नहीं लिखा है, जब रो इक्वल टू a, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए अब आपको रो की जगह a लिख दीजिए, ये हो जाएगा J0 ओमेगा a अपॉन v इज इक्वल टू 0। अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं साइड में कि जब रो इक्वल टू, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 16, ठीक है। ये समीकरण 16 शून्य कोटि का बेसल फलन है, ठीक है। तो आप लिखोगे समीकरण 16 शून्य कोटि मतलब n की वैल्यू 0, शून्य कोटि का बेसल फलन है, शून्य कोटि का बेसल फलन है, एवं बेसल फलन आवर्ती फलन होता है, ये जानते हैं, एवं बेसल फलन
आवर्ती फलन होता है, बेसल फलन आवर्ती फलन होता है, अतः इसके अनंत मान होते हैं, अतः इसके अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। माना समीकरण 16 का हल, अतः माना समीकरण 16 का हल, वहां पे अपन ने बेसल फलन का हल क्या माना था, गामा एन पी माना था, वहां पर एन फलन की कोटि और पी हल का क्रम था, ठीक है। तो यहाँ पे 0 कोटि का है, तो इसमें हल ये क्या मान लेंगे, यहाँ पे 0 पी मान लेंगे। यहाँ पर ये ओ पी नहीं है, ये 0 पी है, क्या है 0 पी, ना कि ओ पी है। माना इस समीकरण का हल क्या है 0 पी, ठीक है। माना इस समीकरण 16 का हल गामा 0 पी है। यहाँ तक लिख लीजिए एक बार। वहां पर गामा एन पी माना था, लेकिन यहाँ पर एन की वैल्यू 0 है, इसका हल अपन ने क्या लिख दिया, गामा। चाहे आपको ये ओ में और 0 में कंफ्यूज हो तो आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं कि गामा एन पी इक्वल टू गामा 0 पी है, तो आपको पता चल जाएगा एन इक्वल टू 0। आप कंफ्यूज ना हो, नहीं होंगे इसमें, गामा एन की वैल्यू 0 है यहाँ पे। लिख लीजिए। अब हल का मतलब क्या होता है वैसे, हल का मतलब ये ओमेगा ए अपॉन बी का मान नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब ये हल है, अतः आप क्या कर सकते हो, अतः ओमेगा ए अपॉन बी इक्वल टू गामा 0 पी। यहाँ से आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा 0 पी बी अपॉन ए, ठीक है। समीकरण नंबर 16 तक हो गए, यहाँ से ध्यान रखें आप। अब आप पी के अलग अलग मानों के लिए, पी के अलग अलग मानों के लिए, पी के अलग अलग मानों के लिए आप ओमेगा को ओमेगा पी से रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा को ओमेगा पी से रिप्लेस कर सकते हैं। पी के अलग अलग मानों के लिए ओमेगा को ओमेगा पी से रिप्लेस कर सकते हैं, देन ओमेगा पी क्या हो जाएगा आपके पास, गामा 0 पी बी अपॉन ए, ठीक है। इसको आप कह दोगे समीकरण नंबर 17, समीकरण नंबर 17, ठीक है। अब पी के अलग अलग मानों के लिए पी जैसे एक बार क्या बन जाएगी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 इस तरीके से बन जाएगी। ये लिख लिया होगा आपने।
अब p इक्वल टू 1 के लिए गामा 0 p की वैल्यू जो होती है, गामा 0 p यानी कि गामा 0 1, इसकी वैल्यू होती है 2.404। ये दो तीन वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। p इक्वल टू 2 के लिए गामा 0 p यानी कि गामा 0 2 यानी कि आपके पास होता है 5.520, और p इक्वल टू 3 के लिए, तीन तो कम से कम याद कर लेना, गामा 0 p यानी कि गामा 0 3 इक्वल टू 8.653। ये दो तीन वैल्यू आप याद कर लेना, ठीक। अतः संभावित कंपन आवृत्तियां, इस जगह को काम में लेते हैं। अतः संभावित कंपन आवृत्तियां निम्न होंगी। अतः संभावित कंपन आवृत्तियां निम्न होंगी। क्या होंगी संभावित कंपन आवृत्तियां? ओमेगा 1, ठीक है, ओमेगा 2 और ओमेगा 3। ओमेगा 1 2 3। ओमेगा 1 का मतलब होता है, ये हो जाएगा 2.404 3/8। ओमेगा 2 का मान क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 का मान हो जाएगा 5.520 V/A। ओमेगा 3 का मान क्या हो जाएगा आपके पास? 8.653/V/A। संभावित कंपन आवृत्ति ये हो जाएगी। लिख लीजिए। ठीक है। अब देखिए, ओमेगा को ओमेगा पी से, ठीक है, A1 को AP से और B1 को BP से प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 15 से व्यापक हल निम्न हो जाएगा। समीकरण 15 से व्यापक हल निम्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए आप,
क्या हो जाएगा व्यापक हल, देखिए यहाँ पर साइन रो टी इज इक्वल टू समेशन, साइन रो टी समेशन इन पी, ठीक है, समेशन इन पी। ये आपके पास यहाँ पे क्या था, जे जीरो ओमेगा पी रो अपॉन वी, ठीक है, और A1 की जगह हो जाएगा AP, ओमेगा की जगह ओमेगा पी हो गया, A1 की जगह क्या हो गया AP साइन ओमेगा की जगह ओमेगा PT प्लस VP कॉस ओमेगा की जगह ओमेगा P, ठीक है, और T, ये हो जाएगा ग्राफ। अब ये जो है ये समीकरण 15 से भी ज्यादा बेटर है, ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 18। लिख लीजिए समीकरण नंबर 18 लिख लीजिए। लिख लिया, ठीक है। अब देखिए आप आगे चलते हैं अपन। अब पहले नंबर पे तो अपन ने निकाला है संभावित कंपन आवृत्तियां, अब अपन निकालेंगे संभावित कंपन आयाम, संभावित कंपन आयाम नंबर। अब अपन निकालेंगे संभावित कंपन आयाम नंबर 2, नंबर 2 संभावित कंपन आयाम, जिनको अपन कहेंगे बीपी और एपी, ठीक है, संभावित कंपन आयाम। देखिए अब दूसरा परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे, तो दूसरे परिसीमा प्रतिबंध से, दूसरा परिसीमा प्रतिबंध क्या है कि साइन रो टी इज इक्वल टू साइन जीरो रो होता है। कब होता है ये, जब t इज इक्वल टू जीरो होता है, जब t की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 18 से आप ये वाली साइन रो टी की वैल्यू रख दो बाय इक्वेशन 18, समीकरण 18 से साइन रो टी क्या होती है, समेशन इन p और j0 ओमेगा p रो अपॉन v AP sin ओमेगा p, t की जगह क्या लिख दो 0 प्लस VP cos ओमेगा p और t की जगह क्या लिख दो 0, ठीक है, इज इक्वल टू sin 0 रो, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया आपके पास sin 0 रो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समेशन इन p JP ओमेगा p रो अपॉन v, ठीक है, ओमेगा p रो अपॉन v, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे dp इज इक्वल टू साइन 0 रो। 18 समीकरण पहले आ गए, तो ये समीकरण नंबर क्या आ गया 19, ठीक है। अब इस समीकरण के दोनों तरफ, इस समीकरण के दोनों तरफ रो, ठीक है, रो j0 ओमेगा रो अपॉन v से गुणा करके रो इक्वल टू 0 से a के बीच समाकलन करने पर, ठीक है। देखिए आप इससे गुणा करेंगे। अब इसमें एक चीज और है, यहाँ पे एक इंडेक्स अपन को ओमेगा के साथ लगाना पड़ेगा, ठीक, एक ओमेगा में लगाना पड़ेगा, तो p इंडेक्स अपने आ रहा है और n जो है वो अलग मीनिंग को व्यक्त कर रहा है, तो p और n के अलावा आप कोई सा भी ले सकते हैं एबीसीडी में से, ठीक है। तो अपन ने मान लीजिए कि अपन ने q ले लिया, तो यहाँ पे इससे गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो आप एक काम करिए गुणा पहले कर दीजिए फिर समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो पहले गुणा कर देते हैं, मान लो इधर से करना है अपन गुणा, तो जाएगा रो j0 ओमेगा q रो अपॉन v और समेशन j0 ओमेगा p रो अपॉन v और vp, ठीक है। और इधर की तरफ आपके पास क्या जाएगा रो j0 ओमेगा q रो अपॉन v, और यहाँ पे क्या है
साइन 0 रो। एक साथ आप समाकलन भी कर सकते थे, ठीक है। अब समाकलन भी लगाना चाहो तो आप लगा दो यहीं पर, ठीक है। एक स्टेप आपका क्या होगा, बच जाएगा। तो यहीं पर आप 0 से 1 के बीच में समाकलन इधर से लगाना, ध्यान रखना। और समाकलन लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ भी समाकलन 0 to a, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करते हैं। देखिए आप यहाँ पर यह जो समाकलन है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, रो के सापेक्ष हो रहा है। तो बीपी जो है इससे बाहर आ सकता है, और ये जो समीशन है वो भी बाहर आ जाएगा। तो समीशन पी और बीपी ये तो आ जाएगा बाहर। समाकलन के अंदर क्या रहेगा, 0 to a J0 ओमेगा क्यू रो अपॉन बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, J0 ओमेगा पी रो अपॉन बी और डी रो, ठीक है। और इधर की तरफ आपके पास बच गया 0 to a रो J0 ओमेगा क्यू रो अपॉन v और साइन 0 रो और डी रो, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 20। ओके, अब इस समाकलन का मान आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसमें आप बेसल फलन का लांबिकता गुणधर्म लगा देंगे अपन। तो इस समाकलन में आप लिखोगे बेसल फलन के लांबिकता गुणधर्म, तो इस तरीके का चिन्ह बनाकर बेसल फलन के लांबिकता गुणधर्म से, बेसल फलन के लांबिकता गुणधर्म से अगर दिखने में थोड़ी समस्या है, दिख जाएगा। देखिए देखिए रुकिए, थोड़ा दिख आपको दिख जाएगा, देखना एक बार। देखो दिख गया होगा, बेसल फलन के लांबिकता गुणधर्म से। ओके, अब इसको अपन नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। पहले उतार लीजिए, उतार लीजिए। तो देखिए इधर देखिए, इस समेशन का समेशन हो गया बीसी, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ना। तो इसका जो मान होता है वो होता है a² / 2 J1² ओमेगा पी a/v, ठीक है। और डेल्टा पी क्यू क्रॉनिक का डेल्टा है, ठीक है। और इक्वल टू ये ऐसे कैसे आ जाएगा, 0 to a J0 रो इंटू J0, ठीक है। और ओमेगा पी रो अपॉन v और साइन 0 रो और डी रो। इसको अपन कह देंगे समीकरण नंबर 21, ठीक है। यहाँ डेल्टा पी क्यू इज इक्वल टू क्रॉनिकल डेल्टा
जाता है। इसके केवल दो मान 1 व 0 होते हैं। ठीक है, 1 व 0 होता है। जब दोनों बराबर होते हैं, जब P इक्वल टू Q होता है तो डेल्टा PQ इक्वल टू क्या होगा 1, और जब P डज नॉट इक्वल टू Q होता है, ठीक है, तो डेल्टा PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो डेल्टा PQ का मान 0 होगा, और जब दोनों बराबर होंगे तो डेल्टा PQ का मान 0 नहीं होगा। अब देखिए, आप इधर देखिए, यहां पर अगर आपने दोनों इंडेक्स को बराबर नहीं लिया, अगर दोनों इंडेक्स को बराबर नहीं लोगे आप, तो डेल्टा PQ 0 हो जाएगा, और ये पूरा इसके साथ गुणा होके क्या हो जाएगा, सबको 0 बना देगा। आप बीपी की जो वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, P इक्वल टू Q लेने पर। अतः P इक्वल टू Q लेने पर डेल्टा PQ इक्वल टू 1 होगा, डेल्टा PQ इक्वल टू 1 होगा। तब समीकरण 21 से समीकरण 21 से dp a स्क्वायर अपॉन 2 j1 स्क्वायर ओमेगा p a अपॉन b, ये हो गया 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 टू a रो j0 ओमेगा p रो अपॉन v, ठीक है, और साइन 0 रो और d रो। ठीक है, यहाँ से dp की वैल्यू कैलकुलेट कर लो बस। क्या आ जाएगी dp की वैल्यू यहाँ से, ये स्टेप उतार लिया होगा आपने, बताइए। अब देखिए, यहाँ से हम बीपी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देन बीपी क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इसका भाग हो जाएगा ना, a स्क्वायर अपॉन 2 j1 स्क्वायर ओमेगा p a अपॉन b, ठीक है, इंटू 0 टू a रो j0 ओमेगा p रो अपॉन b साइन 0 रो और d रो। ठीक है, ये आ गई वैल्यू किसकी, बीपी की। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 22। तो बीपी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, यहाँ लिख लीजिए। इसी तरीके से अपन एपी की वैल्यू कैलकुलेट करें। बीपी की वैल्यू आ गई है, इसी तरह से एपी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है। अब अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एपी की, तो वो कैसे करेंगे, तीसरे परिसीमा प्रतिबंध से, तीसरे परिसीमा प्रतिबंध से। तीसरा परिसीमा प्रतिबंध आपका क्या है, तीसरा परिसीमा प्रतिबंध है कि डेल अपॉन डेल टी साइन रोटी का अगर अपन अवकलन करें, ठीक है, और इसको t इक्वल टू 0 पर ले लें, तो ये हो जाएगा डेल साइन 0 अपॉन डेल टी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, डेल साइन 0 अपॉन डेल टी के बराबर, डेल साइन 0 रो अपॉन डेल टी, ठीक है। अब समीकरण नंबर 22 तक आ गया, समीकरण 18 से मान रख देंगे, समीकरण 18 से, समीकरण 18 से आपके पास डेल अपॉन डेल टी, ये मान रखेंगे, ये रहेगा समेशन टी और J0, ठीक है, ओमेगा पी रो अपॉन बी, ठीक है, ओमेगा पी रो अपॉन बी, AP साइन ओमेगा पी टी प्लस BP कॉस ओमेगा पी टी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अपने पास साइन रोटी की, एट t इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल साइन 0 रो अपॉन डेल टी, ठीक है। अब देखिए आप इसका अवकलन करना है t के रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये रो का फंक्शन है j वाला, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो J0 और समेशन को बाहर ले सकते हैं, समेशन p J0 और ओमेगा p रो अपॉन J0 ओमेगा p रो अपॉन v, ठीक है। ये तो आ गए बाहर क्योंकि बेसल फंक्शन है, ठीक है, और डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल टी, यहाँ पे अवकलन किसका होगा, केवल टी के फलनों का ही होगा, और AP साइन ओमेगा पी टी प्लस BP कॉस ओमेगा पी टी। ये मत कहना कि अवकलन करने से पहले t इक्वल टू 0 रख दो, तो गलत हो जाएगा, t इक्वल टू डेल साइन 0 रो अपॉन डेल टी, ठीक है। अब आप अवकलन करोगे, देखो अवकलन करेंगे फलन, तो यहाँ पर देखो दोनों का अवकलन होगा तो साइन का अवकलन होगा तो कॉस आएगा, कॉस का अवकलन होगा तो साइन आएगा, लेकिन ये ओमेगा पी और आएगा दोनों में, तो दोनों में ओमेगा पी आएगा, उसको मैं जो है यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, चल यहाँ ले लेता हूँ अभी, J0 ओमेगा पी रो अपॉन v, ओमेगा पी और आएगा जिसको मैंने यहाँ ले लिया, अवकलन कर देता हूँ मैं, AP साइन का अवकलन क्या होगा, cos ओमेगा प्लस वाला साइन, ठीक है, cos का लेकिन माइनस साइन होता है, इसमें जो ओमेगा पी और आएगा उसको मैंने पहले ले लिया, ये आ गया आपके पास BP साइन ओमेगा पी टी, ठीक है, और एट t इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल साइन 0 रो अपॉन डेल। अभी तक अपने t इक्वल टू 0 रखा नहीं, अब आप t इक्वल टू 0 रख सकते हैं, आपने अवकलन कर लिया है तो करने के बाद लिख सकते हो, तो अवकलन करने के बाद अपन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा J0 ओमेगा पी रो अपॉन v, ठीक है, ओमेगा p, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा AP और ये हो जाएगा 0 रखेंगे तो cos 0 माइनस BP साइन 0 रख दिया, इसके बाद मान तो आपको वो लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा डेल साइन 0, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपने रख दिया है, ठीक है। अब देखिए आप cos 0 तो जाएगा 1, साइन 0 होता है 0, तो ये हट जाएगा, आपके पास आ जाएगा AP ओमेगा p इक्वल टू वो आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको अब अपन AP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सेम उसी तरीके से, देखिए देखिए
लिखिए यहाँ से मिटा देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा, ए पी को मैं आगे ले लेता हूँ, समेशन पी, समेशन से बाहर नहीं ले सकते क्योंकि ए पी और ओमेगा पी है और पी पे ही समेशन हो रहा है, तो ए पी ओमेगा पी और जे जीरो ओमेगा पी रो अपॉन बी, ठीक है। और उधर की तरफ क्या बच जाएगा, जे नहीं डेल साइन जीरो रो अपॉन डेल टी। 22 समीकरण पहले आ गए हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 23। अब इस समीकरण के जैसे पहले भी काम में लेती, जैसे कि वैसे यहाँ पर काम में लेंगे। समीकरण 23 के दोनों तरफ, समीकरण 23 के दोनों तरफ रो जे जीरो ओमेगा क्यू ए ओमेगा क्यू रो अपॉन बी से, ओमेगा क्यू रो अपॉन बी से गुणा करके रो इक्वल टू 0 से a के बीच समाकलन करने पर सेम वो प्रक्रिया काम में लेगी। तो रो जे जीरो ओमेगा क्यू रो अपॉन बी पी ए पी ओमेगा पी जे जीरो ओमेगा पी रो अपॉन बी, है ना, इक्वल टू रो जे जीरो ओमेगा क्यू रो अपॉन बी और डेल साइन जीरो रो अपॉन डेल टी। ये तो गुणा हो गया। अब यहाँ तक तो गुणा हो गया, अगर समेत और ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते हो तो यहीं पर क्या कर दो, आप समाकलन कर दो। समाकलन इधर से लगाओगे 0 टू a, पहले एक बार पूरे में लगाओगे और 0 टू a डी टू। उतार लीजिए उतार लीजिए उतार लीजिए। देखिए आगे चलते हैं। यहाँ क्या करेंगे अपन, देखिए इस समेशन को बाहर ले सकते हैं और ए पी भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ओमेगा पी भी बाहर आ जाएगा 0 टू a, और रो जे जीरो ओमेगा क्यू रो ओमेगा क्यू रो अपॉन बी, ठीक है, और जे जीरो
इज इक्वल, ठीक है, इक्वल टू में आर एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको अपन कह रहे हैं समीकरण नंबर 24। अब ये देखो, ये बिल्कुल वैसे का वैसे बेसल फलन का लांबिकता गुणधर्म बन से हो जाएगा ये समाकलन, ये वही समाकलन आ रहा है। तो बेसल फलन के लांबिकता गुणधर्म से ये हो जाएगा आपके पास समेशन पी ए पी ओमेगा पी ए स्क्वायर अपॉन 2 J1 स्क्वायर ओमेगा पी ए अपॉन वी, ठीक है, और डेल्टा पी क्यू इज इक्वल टू, ये बिल्कुल ऐसे कैसे है, अब देखो ये डेल्टा पी क्यू क्रॉनिक का डेल्टा है, पी और क्यू को बराबर लेने पर डेल्टा पी क्यू वन हो जाएगा, पी इक्वल टू क्यू लेने पर डेल्टा पी क्यू इक्वल टू 1 होगा। इसको समीकरण नंबर 25 कह सकते हैं, 25 1 होगा। अच्छा, समीकरण 25 से, समीकरण 25 से ए पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप। समीकरण 25 से ए पी क्या आएगा, ए पी आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 J1 स्क्वायर ओमेगा पी ए अपॉन वी ओमेगा पी ए अपॉन, ठीक है, यहाँ पर एक चीज और आएगा ओमेगा पी, इसको आगे तक ले लेते हैं, ओमेगा पी और आएगा गुणा ए पी की वैल्यू, ठीक है, और 0 टू ए रो J0 ओमेगा क्यू रो अपॉन वी डेल साइन 0 रो अपॉन डेल टी और डी। 25 26 ये समीकरण नंबर 26 आता है। समीकरण 26 से अपने पास आ गया ए पी का मान, और 22 में आया अपने पास बी पी का मान। लिख लीजिए,
समीकरण 26 व समीकरण 22 से, समीकरण 26 से 22 से संभावित कंपन आयाम, संभावित कंपन आयाम AP व BP ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते तो BP को एक बार दोबारा यहाँ पर लिख भी सकते थे, थोड़ा टाइम बचाने के लिए जो है एग्जाम में टाइम देखना पड़ेगा, उस हिसाब से करना है आपको। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।